हेलो दोस्तों, प्रधान शिक्षक परीक्षा की तिथि निर्धारित की जा चुकी है। 18 दिसंबर को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, आपके पास एक पर्याप्त समय है। मैंने डीएलएड सिलेबस का पूरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसके अंतर्गत जितने भी कंटेंट है मैंने आपको बता दिया है। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब तिथि को आगे बढ़ाया गया तो आपकी तरफ से बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि डीएलएड सिलेबस को कंटिन्यू रखा जाए। तो मैं अब इसके बीच में आपके बीच लगातार दोस्तों जो शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक हैं, जो आपके सिलेबस में प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, दोस्तों उन सभी को एक एक करके मैं अब आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ। इस क्रम में मैंने आपको वाइगोत्स्की, जीन पियाजे के बारे में बताया है। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कोहलबर्ग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यानी कि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसकी पूरी जानकारी डिटेल में आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसका जो एमसीक्यू होगा वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपके बीच में आऊँगा अपने वीडियो के माध्यम से और आपको सारी बातें बताऊँगा। आज मैं आपको इसका पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ और जब मैं इसका एमसीक्यू आपके बीच में लेकर के आऊँगा तो आपके लिए उसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए कोहलबर्ग के बारे में, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कोहलबर्ग की संक्षिप्त जीवनी की जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म ब्रोंक्सविले, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूयॉर्क कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 अक्टूबर 1927 को हुई थी। ये इनका जन्म के बारे में पूरा ब्यौरा है। देखिए, ये अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नैतिक विकास के चरण बहुत प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, वे शिकागो विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल में प्रोफेसर थे। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये बातें आपको बताई हैं। इसे आप नोट भी कर सकते हैं कि वे शिकागो विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक विभाग में तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल में प्रोफेसर थे। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु दोस्तों 19 जनवरी 1987 को हुई थी। तो ये है कोहलबर्ग की संक्षिप्त जीवनी। अब नैतिक विकास के सिद्धांत जो इन्होंने दिया है उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग, इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो पियाजे के सिद्धांत, ध्यान दीजिए, पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप था। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसका संशोधित रूप है या किससे प्रभावित है। तो आपको ये याद रखना होगा कि ये पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप था। देखिए, उनके नैतिक विचार जो है पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। देखिए, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन 1969, यहाँ देखिए डेट, इसको बिल्कुल याद रखिए, 1969 में किया और 81 और 84 यानी 1981 और 84 में अपने विचारों में संशोधन का कार्य भी किया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1969 में उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और 81 और 84 में अपने विचार में संशोधन का कार्य किया। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता छात्रों के भावात्मक स्वरूप का अंग होती है। तो ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप नोट करते जाएं। तो कोहलबर्ग के अनुसार क्या है? नैतिकता छात्रों के भावात्मक स्वरूप का अंग होती है। अब देखिए, कोहलबर्ग अपने प्रशिक्षण हेतु कथाओं का उपयोग करते थे। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये लाइन जो मैंने अभी आपको बताया कि अपने प्रशिक्षण हेतु कथाओं का उपयोग करते थे। एक कथा का भी वर्णन मैं आगे आपको ये बीच में रखने जा रहा हूँ और वह इन कथाओं के माध्यम से छात्रों से कुछ प्रश्न पूछते थे
और जो प्रश्न का वो आंसर देते थे छात्र, उन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के माध्यम से नैतिक विकास के सिद्धांत का इन्होंने निर्माण किया था। ये निर्माण करते थे। देखिए 1969 में उन्होंने क्या किया, इसका प्रतिपादन किया। 81 और 84 में अपने विचारों का संशोधन का कार्य किया इन्होंने। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको वो उदाहरण बताऊंगा, वो कथा बताऊंगा जिससे कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत प्रभावित होता है। उसी के आधार पर नैतिक विकास के सिद्धांत को उन्होंने रखा। बहुत सारे उदाहरण दिए, एक उदाहरण मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। और देखिए कोहल वर्ग की जो ये कथा मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, इससे शिक्षक संबंधित परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक लघु कथा है और वही इस प्रकार है कि यूरोप की एक महिला जो कि बीमार थी, जो मौत और जिंदगी के मध्य लड़ाई लड़ रही थी। उसके पति का नाम हिंज था। ये देखिए ये आता है एग्जामिनेशन में, ये जो इन्होंने कथा कही है। तो उसके पति का नाम हिंज था। डॉक्टर के अनुसार एक रेडियम है जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है। उस समय उस रेडियम की खोज दोस्तों ध्यान दीजिए, जो कथा मैं बता रहा हूँ, एक फार्मासिस्ट ने की थी। उस दवाई का मूल्य बहुत अधिक था क्योंकि जिस फार्मासिस्ट ने उसकी खोज की थी वह उस रेडियम के निर्माण में लगे धन से 10 गुना अधिक धन ले रहा था। जो बनाया था, जितना उसमें उसको खर्च हुआ था, उससे उसका दाम जो वसूल कर रहा था वो 10 गुना ज़्यादा, जिस कारण उस औरत का पति हेंज उसे खरीद पाने में असमर्थ था। एक दिन हेंज जो है उस फार्मासिस्ट के पास गया और उससे कुछ पैसे देकर कहा कि आप मुझे वो दवाई दे दीजिए जिससे वह अपनी पत्नी की जान बचा सकता है, और आप कुछ पैसे रख लीजिए, मैं ऐसे नहीं मांग रहा हूँ, आप कुछ पैसे रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। ये हिंज का कथन था उस फार्मासिस्ट को। तो दोस्तों परंतु उस फार्मासिस्ट ने उसे साफ मना कर दिया और उससे कहा, उस फार्मासिस्ट ने हिंज से कहा कि मैंने उस दवाई की खोज अधिक धन अर्जित करने के लिए की है। आप मुझे जब तक इसका पूरा मूल्य नहीं चुकाएंगे मैं तब तक आपको यह दवाई नहीं दूंगा। यह बात सुन हिंज को गुस्सा आ गया और उसने उसकी दुकान में तोड़फोड़ कर डाली। उसके दुकान से तोड़फोड़ करके दुकान से उस रेडियम को चुरा लिया, उस दवाई को चुरा लिया। तो कोहल वर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर 2 प्रश्नों का निर्माण किया। जो ये कहानी कही उन्होंने हिंज के बारे में, उस पर उन्होंने 2 प्रश्नों का निर्माण किया जिसको उसने 2 भागों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। एक नैतिक दुविधा। अब नैतिक दुविधा में उन्होंने क्या कहा कि कोहल वर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे ही नैतिक दुविधा यानी मोरल डायलेमा कहा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जो हिंज चुराया उसको, वो निर्णय नहीं ले पाया क्या सही है क्या गलत है। इस प्रकार का जो दुविधा हुआ, यही क्या हुआ, नैतिक दुविधा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा उन्होंने जो भाग में बांटा है वो है नैतिक तर्कना यानी मोरल रीजनिंग। 2 विचारों के मध्य सही और गलत का चयन करना। अब हिंज के मन में 2 तरह के विचार थे, एक कि वैसा ही लौट जाए और दूसरा कि जो उसने कर डाला। तो सही और गलत क्या है इसका चयन करना, ये जो बीच का जो स्थिति होता है सही और गलत का चयन करना, ये जो होता है नैतिक तर्कना यानी मोरल रीजनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। जैसे प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला किया, यह नैतिक तर्कना हुआ। तो यहाँ पर आपने देखा कि कोहल वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था और उसने जो इस पर कथा कहा उसको 2 भागों में बांटा, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना। नैतिक दुविधा में आपने देखा सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में दुविधा जो होती है, और इसमें चयन करना, क्या चयन करना है, सही को चयन करना है कि गलत को चयन करना है, यह नैतिक तर्कना में आ गया। दोस्तों कोहल वर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत यानी स्टेज थ्योरी भी कहा है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को और
किस रूप में जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा अवस्था सिद्धांत, स्टेज थ्योरी। देखिए, उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। अब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने 3 अवस्थाओं में बांटा है इसे, और हर में उन्होंने 2-2 भाग बांट दिया है। तो 3×2 यानी टोटल 6 अवस्था हुए। तो 6 अवस्थाओं में उन्होंने इसे विभाजित किया है एवं उन्हें यूनिवर्सल माना है, सार्वभौमिक माना है। अब प्रश्न उठता है सार्वभौमिक क्या है? तो सार्वभौमिक का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा हो वह इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है। नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं और इस क्रम को बदला नहीं जाता। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनेंगे जब मैं आपके बीच में MCQ ले करके आऊँगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करते हुए आगे बढ़िएगा। देखिए, नैतिक विकास की अवस्था एक निश्चित क्रम में आती है, इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। नैतिक अवस्था की जो अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालक में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट कि नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। देखिए दोस्तों, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 स्तर होते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया था कि 6 स्तर होते हैं, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ 3 स्तर होते हैं। तो उस समय ये भी बताया था कि जो 6 स्तर होते हैं वो 3 स्तरों जो इनके बताए गए जो नैतिक विकास के सिद्धांत हैं, वो 3 स्तरों के हर स्तर का 2-2 पार्ट है। इसलिए ये 6 पार्ट में बदल जाते हैं, सिद्धांत 6 स्तरों में बदल जाते हैं, लेकिन विकास के सिद्धांत ये 3 है, उसके अंतर्गत 2-2 पार्ट हैं, इसलिए 6 स्तर भी कहे जाते हैं। 6 भाग में भी बांटा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो 3 होगा या 6 होगा, आपको ऑप्शन या तो 3 दिया हुआ रहेगा या फिर 6 दिया हुआ रहेगा, ये दोनों नहीं दिया हुआ रहेगा। अब जो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत हैं, कहीं कहीं आप 1958 भी देखिएगा, कहीं 1969 भी देखिएगा, मैंने अभी आपको बताया। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो 69 जहाँ पर आता है उनका ये मत है कि 58 में उन्होंने इसे कंप्लीट किया था, लेकिन जो 58 में प्रतिपादन का भी बहुत से जगहों पर ये पढ़ने को मिलता है। तो 58 रहेगा तो 69 नहीं रहेगा, और 69 रहेगा तो 58 नहीं रहेगा, ये क्लियर जान लें। तो देखिए, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का जो प्रथम अवस्था है वो है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था। ये देखिए, लेवल ऑफ प्री कन्वेंशनल। देखिए, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर का जो बालक होता है उसका एज होता है 4 से 10 साल, और इसमें जो बच्चा होता है ना, किसी विषय वस्तु के बारे में सही या गलत का निर्णय खुद ना लेकर के दूसरे के जो बनाए गए नियम है, जो मानक है, उसके आधार पर करता है। बालक इसमें किसी विषय वस्तु को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर मानता है। जो उसका भौतिक परिणाम होता है उसी आधार पर इसको सही मान लेता है, इसे गलत मान लेता है, वो उस पर मंथन नहीं करता है। देखिए, इसमें 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये दोनों अवस्थाएं कौन कौन सी है? प्रथम अवस्था में बालक सम्मानित व्यक्ति, माता पिता, शक्तिशाली आदि के प्रति सम्मान दिखाता है। देखिए, इन सब के प्रति सम्मान दिखाता है। क्यों दिखाता है? ताकि उसे दंड प्राप्त ना हो सके। ये उसे एक भय रहता है कि ये जितने भी व्यक्ति जो ऊपर वर्णित हैं, इससे उसे दंड का डर रहता है, इसलिए उनके प्रति सम्मान दिखाता है। अब देखिए, दूसरी अवस्था जो है, दूसरी अवस्था में बालक में पुरस्कार की अभिप्रेरणा प्रबल होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर दिखावे की योजना होती है। वो दिखावा करने की कोशिश करता है ताकि उसे पुरस्कार मिल सके, जिसमें बालक कार्यों में सहभागिता आदि भी दिखाता है। अब देखिए, इसके अंतर्गत 2 चरण होते हैं। मैंने जो 6 चरण की आपको बात बताई, तो 1 चरण 3 चरण पर यहाँ था, उस सब के 2-2 चरण। तो इसका 2 चरण का जो पहला है वो है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। देखिए, बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसके माता पिता, कोई सम्मानित व्यक्ति या उससे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति उसे दंड दे दे, है ना। तो ये परेशानी से वो बचना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है।
कोहल वर्ग जी का यह मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो उसका दंड तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है। वह मतलब कोहल वर्ग के अनुसार एक बालक के अंदर जो यह स्वीकृति का व्यवहार है वो होता है, वो दंड से स्वयं को बचाना होता है। ये पहला जो आपने देखा दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, ये क्वेश्चन आता है कि दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता ये जो चरण है नैतिकता का, उस ये किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आपका जवाब होगा कोहल वर्ग। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नंबर 2 है कि आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। ये किसके अंतर्गत? पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का जो स्तर है उसका ये दूसरा जो भाग बांटा गया है उसके अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ कि आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। इस अवस्था में बालक का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता, वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है, वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का पालन करता है। तो इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं कि वह व्यवहार को खुल करके सामने नहीं लाता, उसे ये डर रहता है कि अगर व्यवहार को खुल करके सामने लाएगा तो पुरस्कार पाने से वंचित रह जाएगा। तो इसमें मूल रूप से जो आत्म अभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता है उसमें पुरस्कार पाने के लिए वह नियमों का पालन करता है। अब आ जाते हैं जो 3 अवस्थाएं हम लोगों ने बांटा, पूर्व रूढ़िगत अवस्था के बाद जो उसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 देखा। अब रूढ़िगत नैतिकता स्तर की बात करते हैं, लेवल ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी। तो पूर्व रूढ़िगत अवस्था का बालक 4 से 10 साल का था। अब रूढ़िगत नैतिकता स्तर का बालक जो है वो 10 से 13 साल की उम्र में पाया जाता है। इसमें बालक कुछ ऐसा करता है जो समाज के नियमों के अनुकूल होता है और दूसरे की मदद के लिए उत्सुक होता है। देखिए इस अवस्था में बालक दूसरे व्यक्तियों के नैतिक व्यवहारों को अपने व्यवहार में समाहित करता है, वह अपने व्यवहार में इसे समाहित करता है तथा उस मानक के सही एवं गलत पक्ष पर भी चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है, क्या सही है क्या गलत है। ये दूसरे व्यक्ति का जो नैतिक व्यवहार है उसे हम समाहित कर रहे हैं तो उसमें गलत पक्ष क्या है और सही पक्ष क्या है, उस पर अपनी सहमति बनाता है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है। और ये जो स्टेज है वो कब से कब तक का है? तो दोस्तों वो जो है वो 10 से 13 साल के उम्र तक का बच्चे के लिए ये है। देखिए इस स्तर के भी 2 भाग होते हैं और इसमें पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। किसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं? तो रूढ़िगत नैतिकता का स्तर के अंतर्गत जो 2 भाग में बांटा गया, पहला है अधिकार संरक्षण अभिमुखता और दूसरा जो है वह है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। देखिए पहले की बात करते हैं अधिकार संरक्षण अभिमुखता के ऊपर। तो इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियमों एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। यह अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अब आ जाते हैं अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा की जाती है, अगर क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ तो मुझे भी आप सम्मान दें। और ये स्टेज कब से कब तक का है? तो 10 से 13 वर्ष तक का यह स्टेज है जिसे रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कहते हैं और इसे 2 भागों में बांटा गया, अधिकार संरक्षण अभिमुखता और अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। अब देखिए नंबर 3 पर बात करते हैं उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये नंबर 3 है। नंबर 1 क्या था? फिर से रिपीट कर लें, पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। नंबर 2 क्या था? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। और नंबर 3 है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। अब देखिए रूढ़िगत की जगह पर कहीं कहीं पर आपको परंपरागत भी लिखा हुआ मिलेगा, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण संपूर्ण रूप से आंतरिक नियंत्रण में होता है। यह नैतिकता का उच्च स्तर होता है। ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है कि कोहल वर्ग के नैतिकता का उच्च स्तर कौन होता है? तो यह है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। तो कोहल वर्ग ने यह बताया कि जैसे जैसे बालक परिपक्व होता है वैसे वैसे उसके नैतिकता का स्तर बढ़ता चला जाता है। व्यक्ति नैतिकता के किसी भी चरण छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई बच्चा चाहे कि पूर्व रूढ़िगत नैतिकता के स्तर
को प्राप्त करके सीधे उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के स्तर को प्राप्त कर ले, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर छोड़ करके, तो ये नहीं हो सकता। प्रत्येक क्रम को उसे पार करना होता है। मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं। विकास के विभिन्न अवस्थाओं के बालक में कुछ खास गुण एवं विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं और इसके अंतर्गत वस्तुओं को निर्धारित कर कार्य करना सीख जाता है। ये महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर यानी लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी के अंतर्गत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो नोट कर लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करके आगे बढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए इसके अंतर्गत भी 2 चरण होते हैं। वो कौन कौन हैं? तो देखिए 2 चरण हैं। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, यानी इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं ना जो उन्हें सही लगता है तथा वे भी वही सोचते हैं, वे यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं। यानी यहाँ पर तर्क और सोच बहुत ही मैच्योर्ड हो जाता है। बच्चा के अंदर ये भावना आ जाती है कि जो वो सोचते हैं उनमें स्थापित जो नियम है उसमें सुधार की आवश्यकता है तो सुधार कर लेंगे, नहीं तो नहीं। उदाहरण स्वरूप यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है, जो हम लोगों ने अभी उस कहानी में पढ़ा लिंच के बारे में, जो हमने पढ़ा, जो अपनी पत्नी के लिए दवा को दुकान में तोड़ फोड़ करके उस केमिस्ट से छीन लेता है, चोरी कर लेता है, तो यहाँ देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहाँ महत्वपूर्ण है ना। चोरी के लिए जो सज़ा मिलेगी वो बाद में मिलेगी, पहले वो व्यक्ति जो मर रहा है उसे बचा लिया जाए। तो ये सामाजिक अनुबंध अभिमुखता है। किसके अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं? तो ये है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अब दूसरा है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इस अवस्था में अंतःकरण की आर्य अग्रसर हो जाते हैं। अब बच्चे का आचरण दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार होता है, यानी वो उसके अंदर जो आदर्श हैं उसके अनुसार ही वह दोस्तों विचार करता है। दूसरे की प्रतिक्रिया का विचार वो ध्यान में नहीं रखता, उसके अंदर जो आदर्श हैं उसके द्वारा वो अपना कार्य करता है, आचरण करता है। यहाँ पर बच्चे के अनुरूप व्यवहार करना है। किसके अंतर्गत? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। पहला क्या था? सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, और दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। और ये दोनों आते हैं ये तीसरे चरण यानी उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। अब आ जाते हैं दोस्तों कोहल वर्ग के नैतिक विकास की जो 3 अवस्थाएं हैं और उसके अंतर्गत 2 यानी 6 जो अवस्थाएं, उसके बारे में जानने के बाद कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की अन्य अवस्थाओं के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है स्वकेंद्रित अवस्था, और इसमें कहाँ तक से कहाँ तक के बालक जो हैं वो सम्मिलित हैं। देखिए इस अवस्था का कार्यकाल 3रे वर्ष से शुरू होता है और 6 वर्ष तक का रहता है, ये जो स्वकेंद्रित अवस्था होती है। दोस्तों इस अवस्था में बालक के सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहते हैं। बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसके स्व अथवा आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। और ये एज कहाँ से कहाँ तक होता है? 3 वर्ष से शुरू होकर के 6 वर्ष तक। यह है स्वकेंद्रित अवस्था। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर जो है परंपरा को धारण करने वाली अवस्था, जो 7 वर्ष से लेकर के किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक की अवस्था चलती है। यानी तीसरा से छठा तो चल गया स्वकेंद्रित अवस्था। जब बच्चा 7 वर्ष का होता है तो उससे आगे से लेकर के जो किशोरावस्था के प्रारंभिक काल होते हैं, इसमें परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक सामाजिक गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है। उसमें समाज के बनाए नियमों, परंपराओं और मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता है। कब से कब तक के बालक के बीच में? 7 वर्ष से लेकर के किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक के। अब देखिए इस अवस्था में उसे अच्छाई या बुराई का ज्ञान तो हो जाता है,
और वह यह समझने लगता है कि उसके किस प्रकार के आचरण या व्यवहार से दूसरों को हित या ठेस पहुंच रही है, तो इसमें सुधार करने की कोशिश करता है। दोस्तों, कब से कब तक का बालक होता है? 7 वर्ष से लेकर के किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक के। परंपराओं को धारण करने वाले जो अवस्था होती है वही 7 से लेकर के किशोरावस्था से प्रारंभिक काल तक के। देखिए, तीसरा नंबर जो है कि आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ये क्या है देख लीजिए। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई अवस्था होती है। इस अवस्था में बालकों को सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास यानी तीनों अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और उसने में आत्मचेतना की शुरुआत हो जाती है। यह मेरा आचरण है, मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ, इसकी उसे अनुभूति होने लगती है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ और अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों की स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है। यानी वो अच्छा बुरा समझने लगता है, क्या अच्छा ढंग से बोला गया, क्या बुरा ढंग से बोला गया, क्या व्यवहार किया गया। तो पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त करती है। यही असंतुष्टि जो उसे है, समाज सदा परिवेश में जो कुछ गलत हो रहा है उसे बदल डालने और परंपराओं के प्रति सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरणा करती है। तो ये है तीसरा, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। दोस्तों, कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत की जो अन्य अवस्था है उसमें जो चौथे नंबर पर है वो है आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। यह है कि नैतिक व चारित्रिक विकास की यह चरम अवस्था है। कौन सा? आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस अवस्था का विकास संभव है। उसके पहले ये आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था का विकास संभव नहीं है। जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात बालक विशेष में की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रभाव मात्र ही नहीं होता, बल्कि वो अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ होता है। अच्छी तरह सोच समझकर इसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपनी व्यक्तिगत गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है। तो दोस्तों, यह था कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की संपूर्ण जानकारी। मैंने कोशिश किया कि आपको उन सभी बातों को बता दूं जो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से प्रश्न जिसके अंतर्गत आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी पॉइंट को आपके बीच में रखूं और मैंने रखा है। और जब मैं इसका आपके बीच में MCQ लेकर के आऊँगा तो सारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक जय हिंद।